जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। सैनिक की डिसेबिलिटी 20% की भी 50% डिसेबिलिटी। हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिससे पूर्व सैनिकों को यह फायदा होगा। अग्निवीर ने शादी की तो उसे 25% परमानेंट आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई, इस पर बात करेंगे। और 8वीं वेतन आयोग में डीए 14% होगा। रिफिक्स 74% मर्ज नहीं हो पाएगा, इस पर एक बड़ी अपडेट आई है। सैनिकों को समान 8 सीपीसी रिवीजन गृह कर और टोल टैक्स में छूट किन किन 3 चीजों पर मिलेगी, तो इस पर बड़ी अपडेट आई। एक्स सर्विसमैन को 13,500 करोड़, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर बड़ी कटौती की है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। पूर्व सैनिकों को भी डिसेबिलिटी पेंशन का हक है। सैन्य सेवा के दौरान बीमारी पर पूर्व सैनिकों को मिलेगी दिव्यांग पेंशन। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आया है जिसमें कहा गया है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सेवा के पूर्व जवानों को जो दिव्यांग पेंशन को लेकर एक स्पष्ट आदेश देते हुए सरकार के आधे दर्जन याचिकाएं थी उसे खारिज कर दिया है। बता दें, जो रिटायर हो जाते हैं उन्हें भी डिसेबिलिटी पेंशन का हक है। वह कैसे है, तो जस्टिस हरसिमरन सिंह सेट्टी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई सैनिक भर्ती के समय चिकित्सीय रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हो, स्वस्थ पाया गया हो और लंबी सैन्य सेवा के बाद कोई बीमारी या दिव्यांग सामने आई है, तो ऐसे में कानून यह कहता है कि वो सेना के दौरान, सर्विस के दौरान उसको बीमारी उत्पन्न हुई है तो वह सैन्य सेवा के कारण ही मानी जाएगी। क्योंकि सैनिक फिट भर्ती होते हैं और जब वह फिट भर्ती होते हैं तब वो फिट माना जाता है। जब भर्ती किया जाता है, अगर वो फिट भर्ती हुआ तो अगर उनकी बीमारी लग जाती है तो वह सैन्य सेवा के दौरान मानी जाएगी। मेडिकल बोर्ड की टिप्पणी काफी नहीं है। ऐसे मामलों में ही केवल मेडिकल बोर्ड की औपचारिक टिप्पणी के आधार पर दिव्यांग पेंशन या उसके राउंडिंग ऑफ के लाभ से इनकार नहीं किया जाता है। इन सभी याचिकाओं में केंद्र सरकार ने सभी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण टर्बुलेंस जो चंडीगढ़ था उसके द्वारा जो आदेश पारित हुए थे उसे सरकार ने चुनौती दी, जिसमें पूर्व सैनिक को दिव्यांग पेंशन का लाभ देते हुए 20 या 40% आकी गई दिव्यांग को राउंडिंग ऑफ 50% मानने के निर्देश दिए गए। 50% राउंडिंग ऑफ कर दिया गया, लेकिन सरकार ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो सरकार ने जो तर्क दिए हैं कि सरकार का तर्क था कि रिलीज मेडिकल बोर्ड से संबंधित सैनिकों की बीमारी, विशेष रूप से प्राइमरी हाइपरटेनस यानी कि हाई बीपी को न तो सैन्य सेवा से संबंधित माना जाता है कि सेवा के कारण बड़ी बीमारी की जो हाइपरटेनस है वह सेवा के कारण नहीं मानी जाती। ऐसा ही मेडिकल बोर्ड है वह लिख देता है। कभी कभी आपको कोई अगर हाइपरटेनस की कैटेगरी से आपको रिटायर हुए हैं तो उसमें ऐसा लिख दिया जाता है जिससे आपको पेंशन ना मिले, लेकिन कोर्ट ने दलील को खारिज कर दिया है और कहा है कि हाइपरटेनस भी एक तरह का बीमारी है और उसकी वजह से उन्हें पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता, डिसेबिलिटी पेंशन में दी जाएगी। और कोर्ट ने सरकार जो दलील डाली थी उसे इनकार कर दिया और जो जिन्होंने अपील की थी उसका उसे फायदा मिलेगा। तो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, अग्निवीर को लेकर एक बड़ा फैसला होना है। अगर परमानेंट तो शादी के लिए कर दे मना, वरना हो जाएंगे रेस से बाहर। यानी कि अग्निवीर प्लेसमेंट परमानेंट कमीशन को लेकर सेना ने शादी से जुड़े नियमों में बेहद साफ कर दिया है कि सेवा के अनुसार अगर अग्निवीर बनने के 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते हैं तो डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद भी अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि डिस्चार्ज तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप जब परमानेंट सैनिक बनने की पूरी चयन प्रक्रिया खत्म हो जाए, अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता है, तब तक अग्निवीर को अविवाहित ही रहना होगा, शादी नहीं करनी होगी। नियम तोड़ा तो परमानेंट नौकरी से बाहर हो जाएंगे। सेना ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अग्निवीर इन नियमों के दौरान शादी करता है तो उसे परमानेंट सैनिक बनने के लिए आयोग घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा जो 4 साल के ड्यूरेशन में शादी करते हैं। जब उनका परमानेंट होने का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप शादी नहीं कर सकते। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताएं।
तीसरी सबसे बड़ी अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर क्लियर कर दिया गया है कि 74% तक जो 8 CPC में डीए पहुंचेगा, 74% मर्ज कितना होगा और मर्ज होने के बाद बाकी करी ऑफ यानी कि रीफिक्स कितना किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ेगा, वह 8वें वेतन आयोग के तहत माना जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि संक्रमण काल यानी कि 8 पे कमीशन का समय है, उस दौरान महंगाई भत्ता जो बढ़ेगा वह किस में जाएगा। ऐतिहासिक रुझान बताते हुए कि जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो उसे सरकार आमतौर पर संक्रमण काल के लिए बकाया भुगतान करती है, यानी कि 1 जनवरी 2026 के बाद जब भी ये लागू होगा ड्यूरेशन का बकाया भुगतान किया जाएगा, जिसमें डीए बढ़ेगा वह 8वें वेतन आयोग में कैरी ऑफ किया जाएगा। मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व वाले अखिल भारतीय एनपीएस एम्प्लॉय संगत के निम्नलिखित दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2028 से महंगाई भत्ता लगभग 74% पहुंच जाता है, वहीं डीए 50% मूल वेतन में विलय कर दिया जाना चाहिए, जबकि 24% डीए के रूप में जारी रखना चाहिए, यानी कि 50% विलय कर दिए, लेकिन 24% को 8वें वेतन आयोग में जो बेसिक पे मिलेगी 24% डीए के साथ दिया जाना चाहिए, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति के दौरान कर्मचारियों को पड़ने वाला तत्काल व्यक्ति बोझ कब हो जाएगा। संघ ने निम्नलिखित सुझाव भी दिए। फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी 2.64, यानी कि संघ की तरफ से 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी। दूसरे उन्होंने मांग की थी कि परिवार में इकाई यूनिट 3 अभी गणना की जाती है, उसे बढ़ाकर 5 कर दी जाए। कि सरकार इस पर क्या करेगी अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन 2.64 फिटमेंट फैक्टर और 5 यूनिट की मांग की गई है। साथ में 74% और 2028 तक डीए पहुंच सकता है, उसमें 24% रीफिक्स किया जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, पूर्व सैनिकों के 8वें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन की मांग की गई है। साथ में और भी 2 मांगे की गई हैं। पूर्व सैनिकों ने 8वीं वेतन में रिवीजन करने की मांग की है। वेतन आयोग और अन्य समस्याओं के सिलसिले में 20 पूर्व सैनिकों ने सेनानी कर्मचारी समिति रविवार को तपोवन पार्क में बैठक की है। संचालन करते हुए समिति के समीक्षक श्याम सुंदर सिंह पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 8वीं वेतन आयोग में अपना जो पेंशन का एजेंडा है उसे क्लियर करना चाहिए। साथ में देश भर के जो पेंशन में आक्रोश है। बैठक में सेना ने सेवानिवृत्त होने वाले सभी रैंक के जवानों को समान पेंशन देने की मांग की है और पूर्व सैनिकों ने देश भर में अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी उनके भवनों का क्रय कर उसमें छूट मिलनी चाहिए और टोल टैक्स माफ करने की मांग की गई है। सैनिकों को जैसा कि टोल टैक्स मिलता था जो सर्विस करते थे, टोल टैक्स छूट ऐसा ही पूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए और साथ में उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। कई शहरों में हाउस टैक्स में छूट है, लेकिन कई शहर ऐसे हैं जहां पर छूट नहीं मिलती है, तो समान रूप से भी शहरों में छूट मिलनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है, सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना पर कई सवाल उठे। जरूरत थी 13,500 करोड़ की, लेकिन सरकार ने 9,831 करोड़ ही दिए हैं। एक सीएजी की रिपोर्ट आई है तो उसे पता चलता है कि पूर्व सैनिक की ईएसएच स्कीम उसमें कई खामियां हैं। साथ में सरकार ने जो फंड दिया है उसमें भी कटौती की गई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि सेना में जवानों की तो कमी है, साथ में दूसरे उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं स्वास्थ्य योजना यानी कि ईएसएच को लेकर बड़ा खुलासा किया। चौधरी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में यह सवाल उठाया है कि क्या तबाही के कगार पर खड़ी है ईएसएच योजना, क्योंकि 2023-24 में योजना के लिए 13,500 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन सरकार ने 2024-25 में जो दिया है वो 9,821 करोड़ ही दिया है। इस योजना को सरकार ने धीरे धीरे खत्म कर रही है या फिर आपका जो कलेक्शन इलाज है उसे खत्म कर रही है और लगातार ईएसएच में बदलाव किए जा रहे हैं। इससे पूर्व सैनिकों को दिक्कत तो आ रही है, ईएसएच में उन्हें कलेक्शन इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में उन्हें परमानेंट इलाज करना पड़ रहा है और उसके लिए उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। थैंक यू एवरीवन।